जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को देखते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यह री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सी खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है। तो नागरी, जो कि ये खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। हिंदुस्तानी, सरहिंदी, दक्खनी, ये तीनों खड़ी बोली का नाम है। नागरी खड़ी बोली का नाम नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हिंदी भाषा के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 351 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो कौन सी बोली है जो कि बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो ये है बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, तो मेवाती। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, मेवाती, जो कि ये बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से मालवी बोली का क्षेत्र है। तो मालवी बोली का क्षेत्र इनमें से कौन सा है। तो इंदौर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, इंदौर, जो कि ये मालवी बोली का क्षेत्र है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो वर्ड होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है और ध्वनियों को मेल से जो सार्थक वर्ड समुदाय बनते हैं उनको शब्द कहा जाता है। ध्वनियों को मेल से जो सार्थक समुदाय बनते हैं उन्हें शब्द कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो 33 है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 33 व्यंजनों की संख्या है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन ट और ड को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ट और ड को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है, तो ये बताना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द त्योहार, जो कि ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें जो वाक्य अशुद्ध है, मैं दर्शन करने आया हूँ, जबकि ये शुद्ध है। आप सही है ये वाला। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, तो ये जो कि अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है, यही वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने आया हूँ, तो इसका शुद्ध क्या होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि महेंद्र में कौन सा संधि विच्छेद है। तो महेंद्र में कौन सा संधि विच्छेद है। तो गुड़। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, गुड़ संधि विच्छेद। महेंद्र में गुड़ संधि है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन इंद्र होता है। महाधन इंद्र होता है महेंद्र का संधि विच्छेद, और इसमें गुड़ संधि है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे विसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, उसे विसर्ग कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोटा किस प्रकार का शब्द है। तो लोटा किस प्रकार का शब्द है। तो देशज। लोटा जो है यह देशज है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, लोटा देशज है। जबकि देशज में कुछ और शब्द हैं, जूता हो गया, कटोरा हो गया,
डोगा, डिबिया, खिड़की, पगड़ी, चिड़िया, ये सभी जो हैं देशज में आते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है, अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अमृत का अनेकार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है? तो कमल, कमल जो कि अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कमल का अनेकार्थी जलज होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो दो प्रत्यय के भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है, जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अडिग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अडिग होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि लालटेन शब्द है। तो लालटेन किसका शब्द है? तो विदेशज का। लालटेन विदेशज का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार दो बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार दो बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कर्मधारय समास होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये सरस्वती का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, भाषा सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची वाक, भारती, गिरा, शारदा, वारपड़ी, ब्राह्मणी, जो कि ये सभी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है, दाम, दाम शब्द का बहुवचन होता है। तो दाम शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो दाम शब्द का बहुवचन, तो पहला दिया गया है दामे, जो कि ये गलत है। दामो, ये भी गलत है। दामाओ, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा कि दाम शब्द का बहुवचन इनमें से कोई नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, उन्हें विशेषण कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका सिर खुजलाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो उसका सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, अकर्मक क्रिया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? तो बताना है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मंद भूतकाल, ये जो कि 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अव्यय है? तो थोड़ा थोड़ा ये किस प्रकार का अव्यय होता है? श्रेणीवाचक, श्रेणीवाचक, जो कि ये थोड़ा थोड़ा अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है, संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 27 में संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द कौन से होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द सर्वनाम होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि अकर्मक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? तो सोना जो कि इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। अकर्मक दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कहलाता है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, उद्देश्य कहलाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि वह धीरे धीरे चल रही है थी। वह धीरे धीरे चल रही थी। वाक्य में धीरे धीरे पदबंध है। तो वाक्य में धीरे धीरे पदबंध क्या है? तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, क्रिया विशेषण पदबंध है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि रचना के आधार पर सरल वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं। तो रचना के आधार पर सरल वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, तो उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, उद्देश्य और विधेय, जो कि ये संरचना के आधार पर सरल वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। तो परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। इसमें कौन सी अशुद्धि है? तो लिंग संबंधित अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, लिंग संबंधित अशुद्धि है। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, बदलना चाहिए नहीं, बदलनी चाहिए होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें सीता नित्य गीता को पढ़ाती है, जो कि ये गलत है। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। तो पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, जो कि यह वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा अपने मन की करना। तो अपने मन की करना, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि परित्यक्ता शब्द में किस लोकवाक्य के लिए सटीक अर्थ है? तो परित्यक्ता किसके लिए सटीक अर्थ है? तो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ी गई हो उसे परित्यक्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन सी तुम आई कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही होगा, उपमा अलंकार होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37, पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका 20 वाला राइट होगा, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर मर्यादा का उल्लंघन किया जाए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो अथवा जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है, वहाँ अलंकार माना जाता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, पुनरुक्ति अलंकार होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि आवेदन पत्र किस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आवेदन पत्र किस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये अंतर कार्यालय ज्ञापन के लिए, अंतर कार्यालय ज्ञापन के लिए आवेदन पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार हैं, तो वह चिड़िया जो
कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इस कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, केदारनाथ अग्रवाल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछना करती हो। तो जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। वाक्य किसके लिए संबोधित किया गया है? तो ये वाक्य किसके लिए संबोधित किया गया है? तो इंदिरा के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, इंदिरा के लिए संबोधित किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है 9 आखिरी पद यात्रा के संदर्भ में गांधी जी ने शिविर में कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी थी? तो ये दो आदमियों की रहने की अनुमति दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि दादी माँ शीर्षक कहानी के रचनाकार हैं। तो दादी माँ शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो शिव प्रसाद सिंह हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, शिव प्रसाद सिंह हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि मिठाई वाला शीर्षक कहानी के किसके द्वारा रचित है? तो मिठाई वाला शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा, भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि शाम एक किसान शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो शाम एक किसान शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कंचा कहानी या मलयालम के रचनाकार का नाम बताइए। तो कंचा कहानी के रचनाकार कौन है? ये टी पद्मनाभन है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, टी पद्मनाभन, जो कि ये कंचा कहानी के रचनाकार हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है? तो वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है? ये जीवनी की है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला होगा, जीवनी की है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि महाराजा दशरथ को किस देवता के आशीर्वाद से चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई? तो महाराजा दशरथ के किस देवता के आशीर्वाद से चारों पुत्र की प्राप्ति हुई थी? तो कौन से देवता थे? तो ये सूर्य देवता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका वाला राइट होगा, सूर्य देवता थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि राजा दशरथ से 2 वरदान उनकी किस पत्नी ने मांगा था? तो राजा दशरथ से 2 वरदान उनकी पत्नी ने मांगा था। तो कौन सी पत्नी थी उनकी? तो कैकेयी थी। ऑप्शन नंबर डी कैकेयी थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गोदावरी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, गोदावरी नदी के तट पर है पंचवटी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम स्थित था? तो पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम स्थित है? तो ये है मंतंग। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मंतंग का आश्रम है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि अशोक वाटिका में हनुमान से लड़ते हुए रावण का कौन सा पुत्र मारा गया? तो अशोक वाटिका में हनुमान से लड़ते हुए रावण का कौन सा पुत्र मारा गया था? तो ये था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अक्षय कुमार, जो कि अशोक वाटिका में हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र था, उसको मारा गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? तो महाराजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, जन्मेजय, जो कि ये महाराजा परीक्षित पुत्र के नाम है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है देवव्रत को अन्य किस नाम से संबोधित किया गया? तो देवव्रत को अन्य किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भीष्म के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, भीष्म के नाम से किया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि गंगेय मैंने अपने मन में सौभद्र देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ लेकर आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में आप जो उचित समझे
करें। यह संवाद किन दो पात्रों का है? ये संवाद जो है भीष्म और अम्बा का है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, भीष्म और अम्बा का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैंने बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताएं मैं आपके लिए क्या करूं? यह कथन किसका है? ये कथन परशुराम का है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, परशुराम का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। श्री कृष्ण से यह कथन किसने कहा? तो श्री कृष्ण से यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो अर्जुन के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अर्जुन के द्वारा कहा गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि लाख की चूड़ियाँ किस विधा की रचना है? तो लाख की चूड़ियाँ यह कहानी की है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, कहानी की है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। उपरोक्त विचार बस की यात्रा शीर्षक व्यंग्य किस पात्र के मन में उत्पन्न हो रहा था? तो ये उत्पन्न हो रहा था डॉक्टर मित्र के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, डॉक्टर मित्र के। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि चिट्ठियाँ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो चिट्ठियाँ शीर्षक कविता के रचनाकार बताना है। ये रामदरस मिश्र हैं, रामदरस मिश्र। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, रामदरस मिश्र। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि जग में बोरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। उपरोक्त दोहे के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कबीर हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, इसके रचनाकार कबीर हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि अन्नपूर्णा वर्मा द्वारा रचित अकबरी लोटा शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताएं। तो इस पात्र के नाम लल्ला झाऊलाल है, लल्ला झाऊलाल। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, लल्ला झाऊलाल हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत की खोज अंग्रेजी में लिखी गई किस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है? तो भारत की खोज अंग्रेजी में लिखी गई किस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद है? तो ये अनुवाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला सही होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो इसमें बताना है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो ये 5000 वर्ष पुरानी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 5000 वर्ष पुरानी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है किस काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बांटा गया था? तो किस काल में बटा था? तो ये कुषाण के काल में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, कुषाण के काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आर्थिक कारण था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, आर्थिक कारण था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि मुंशी प्रेमचंद्र को उपाधि प्राप्त है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को उपाधि प्राप्त है क्वेश्चन नंबर 69 में तो कथा सम्राट का। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा, कथा सम्राट का उपाधि प्राप्त है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है कन्यादान कविता किसकी है? तो कन्यादान कविता किसकी है? तो ये है ऋतुराज का, ऋतुराज का। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा, ऋतुराज का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। तो कब किया गया था? ये किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च भारत नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि कबीर घास ना दिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलेही होई। उपरोक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ होगा। तो इसमें कौन सा इसका रेखांकित अंक होगा? तो दुख। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा, दुख। इसमें कहा जा रहा है कबीर घास न नीदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलेही होई। तो दुलेही का मतलब होता है दुख। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा, दुलेही का मतलब क्या होता है? तो दुख होता है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूर योगदान दिया है। उपरोक्त कथन क्या है? तो उपरोक्त कथन में क्या कहा जाता है कि अर्देशीर, अर्देशीर कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अर्देशीर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात खाना बंद हो जाएगा। उपरोक्त कथन किस पाठ से है? तो इसमें कौन सा पाठ है? तो कामचोर। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा इसका, कामचोर। इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो इसमें कामचोर को दर्शाया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें 75 से 77 तक दिया गया है। इसमें एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके इसका आंसर को बताना है। तो गद्यांश में कहा जा रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि सदा सत्य और प्रिय बोले, कभी कटुक और अप्रिय सत्य न बोले। अप्रिय सत्य की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है। भातृहरि का कथन है कि मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। इस संसार में मधुर वचन एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसका सही आचरण करने वाला अस्थायी कीर्ति प्राप्त करता है। यह संपूर्ण संसार के हृदय को शीतल करने वाली एक ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग से सभी जन आनंदित हैं और प्रयोग करने वाला सबका प्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरे के प्रति सदा कटु वचन का प्रयोग करता है, जिसकी भौहें क्रोध से सदा टेढ़ी रहती हैं, जिसके वचन वाण व्यर्थ ही दूसरों के मर्मस्थ को काटते हैं, ऐसे मनुष्य संपूर्ण समाज का द्वेष पात्र बनता है। जो मनुष्य अपने इष्ट मित्रों को देखकर सम्मान सहित उससे पहले ही बोलता है, सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। जैसे रूखा सूखा भोजन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता, उसी प्रकार बहुत बड़ा दान यदि प्रिय वचन से रहित है तो वह प्राणियों को संपन्न नहीं कर पाता। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन है कि 75 है कि गद्यांश के आधार पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो गद्यांश के आधार पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो कटुक तथा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कटुक तथा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 में किसे मनुष्य का सच्चा आभूषण कहा गया है? तो मनुष्य का सच्चा आभूषण किसे कहा गया है? तो ये मधुर वाणी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मधुर वाणी को सच्चा आभूषण कहा गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, पूरा समाज कैसे व्यक्तियों के प्रति वैर भाव रखता है? तो पूरा समाज कैसे व्यक्तियों के प्रति वैर भाव रखता है? तो ये रखता है जो कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, जो कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं उन्हें वैर भाव रखा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक दिया गया है। ये पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो पद्यांश में कहा जा रहा है कि जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं, एक में लेते उसी को 20 में है, डूबकर अविवेक में जो देश कच्चा माल ही उत्पादन करके शांत है, उसका पतन एकांत है। सिद्धांत यह निश्चित है, हम दूसरे को 500 की बेचते हैं, जब रुई समानादन कहते हैं कि हमको आय क्या अच्छी हुई, पर दूसरों कहते हैं कि ठहरो, वस्त्र जब हम लाएंगे तब और 4500 लेकर तुम्ही से ले जाएंगे। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है कि कविता में किस बात की भर्त्सना की गई है? तो कविता में किस बात की भर्त्सना की गई है? तो इसमें जो उत्पादन नहीं करते हैं उनकी भर्त्सना की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है कि निर्भ्रांत से तात्पर्य है। तो निर्भ्रांत से तात्पर्य क्या है? तो जिसमें भ्रम नहीं हो उसे निर्भ्रांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है, कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? तो कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? तो अंतिम उत्पादन तक निर्माण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, अंतिम उत्पाद तक निर्माण करना चाहिए, ये जो कि कविता के अनुसार कहा गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक देखे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व किए हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।